इस पर आप बताइए किस तरह आप देख रहे हैं इस बात को आगे बढ़ते हुए सलाउद्दीन साहब, होना क्या चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ एक जो पिछले की जो इंसिडेंट्स हैं उससे अगर हम कुछ सीखते हैं तो इशू ये नहीं है कि एविडेंस क्या कलेक्ट हुआ या नहीं हुआ। जो मैंने माजी की मिसालें आपको दी, कई जगहों में एविडेंस मौजूद था, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फाइंडिंग्स भी दी, मगर उन्होंने कभी भी तारीख में जो रिस्पॉन्सिबल इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, उनको सजा नहीं दी। ठीक है, आप माजी की जो क्लोजर टू हिस्ट्री आप देख लें, ये शौकत सिद्दीकी साहब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहाल तो कर दिया, पहले उन्हें निकाल दिया इल्जाम लगाने पे, फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने, सुप्रीम कोर्ट ने फिर बहाल कर दिया, मगर जो उन्होंने बातें की थी उस पे ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन हुई, ना ही कोई एक्शन हुआ। और यही जो धरना केस है उसमें भी कुछ नहीं। जज अरशद मलिक का जो केस है, उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करवाई कि मुझे इंटेलिजेंस एजेंसीज और कुछ आला जज साहिबान की तरफ से प्रेशर था, उसके बाद एक एफिडेविट दे दिया कि नहीं प्रेशर कहीं और से था, अपना PMLN की तरफ से था, मगर उनको भी नौकरी से बरतरफ कर दिया, मगर जो एलिगेशंस थी ना उसमें कोई इंक्वायरी हुई, ना ही एसरटेन किया गया कि कहां से प्रेशर आया था और उन लोगों को सजा दी जाए। जब आप ये सारे मामलात आप उनको ब्रश अंडर कर देते हैं तो फिर नेचुरली आप दूसरे को इंकरेज कर रहे हैं। अच्छा सलाउद्दीन, इसी पर मैं एक वेरी क्विक क्वेश्चन, प्लीज ब्रीफ आंसर, कि ये तमाम जो आप मामलात उठा रहे हैं तो आपको ये लगता है कि सुओ मोटो के तहत इन मामलात पे आगे बढ़ा जा सकता था बनिस्बत इस 1 मेंबर रिटायर्ड जज हेडेड कमेटी? इज दिस व्हाट यू आर सेइंग? मैं समझता हूं कि सुओ मोटो के तहत अगर लिया जाता तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीरियस नजर आती कि हमने इसको रोकना है। ठीक। जस्ट बाय डूइंग अ प्रेस रिलीज एंड सेंडिंग इट टू द प्राइम मिनिस्टर, इट शोज अ लैक ऑफ सीरियसनेस। ठीक है, ओके। मजहर, योर कमेंट, और फिर पाशा साहब योर लास्ट लाइन। जी मजहर। देखिए, बहुत सिंपल सी चीज है। अभी मती ने सलीम शहजाद कमीशन की बात की, अगर सलीम शहजाद कमीशन की रिकमेंडेशंस आप देखें तो उसमें वो मैकेनिज्म भी बताया गया कि किस तरह आप इंटेलिजेंस एजेंसीज की इंटरफेरेंस को रोक सकते हैं। ये चीजें होती हैं, अगर आप जिस तरह हम सभी इस चीज से एग्री करते हैं कि अल्टीमेटली कमीशन की रिकमेंडेशन जो हैं, ये तो जरूर है कि जो अमेंडमेंट हुई है उसके बाद आप उसको पब्लिक रिपोर्ट को पब्लिक कर दें, पे ये मैंडेटरी है कि आप पब्लिक करें, लेकिन पब्लिक करने से भी मेरी और आपकी ख्वाहिशात तो पूरी हो सकती हैं, लेकिन क्या ये इंटरफेरेंस रोक सकती है? मुझे नहीं लगता। दैट इज द ख्वाहिश, और तो कोई ख्वाहिशात नहीं है असल में, तो ये है कि इंटरफेरेंस रुके, और हमारी कौन सी ख्वाहिशात है मुल्क को जिस चीज के लिए जिसमें बेहतरी है वो ये। जी हसन पाशा साहब, योर असल में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रेस रिलीज जारी हुई है, वो उसका गालिबन सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ये कहा कि जो फैजाबाद धरना केस का जो फैसला है उसकी जो पैराग्राफ नंबर 53 है, जी उसकी इम्प्लीमेंटेशन अगर वो आप पढ़ें जी बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। मेरा ख्याल है कि ये सारी बातें उसमें ऑलरेडी कर दी गई हैं। जी ठीक। और सिर्फ प्रॉब्लम ये है जिस तरह सलाउद्दीन ये कहा है कि इम्प्लीमेंटेशन, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्वेश्चन मार्क है। इससे पहले जो कमीशन बनने या सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले किए उनकी भी इम्प्लीमेंटेशन क्वेश्चन मार्क। इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, आप सही कह रहे हैं। उधर इम्प्लीमेंटेशन को उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने उसको एड्रेस किया, लेकिन इन दिस के सब प्रोसेस की भी बात है, और 6 जजेस जिन्होंने खत लिखे उनकी भी तो आगे क्या उनके साथ क्या होगा वो भी इस वाले से इम्पोर्टेंट है। आप सबका बहुत शुक्रिया। मती एक कोई फिक्र आप बोलना चाह रहे हैं
एक फिक्रा ओनली। जी मैं कह रहा हूँ कि फैजाबाद धरना कमीशन धरना केस 5 साल तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। शोर बहुत पड़ा कि रिव्यू एकदम से वापस कैसे हुई, फाइल कैसे हुई, मगर 3 सरकारी रिटायर्ड पुलिस अफसरों को बिठा के सुप्रीम कोर्ट के 5 साल पुराने फैसले के ऊपर अब एक नई फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है जिसका सारों को इंतजार है। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को ऐसे करना नहीं चाहिए था और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पढ़ना नहीं चाहती कि जिस तरह फैजाबाद धरना केस में फैसले पे अमल नहीं हुआ था, उनके किसी फैसले पे अमल नहीं होगा और ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो है ये बहुत डेंजरस है हमारी जुडिशरी के लिए। नसीम 1996 में जब बेनजीर भुट्टो के हुकूमत के अंडर खुफिया टेपें पकड़ी गई थी, तकरीबन 7,500 के करीब ये खुफिया टेपें सुप्रीम कोर्ट की कस्टडी में बाकायदा दी गई थी और वो बक्सा भरा हुआ सुप्रीम कोर्ट के पास अभी भी पड़ा है 1996 की जो ऑडियो टेप थी, जजेस की भी, वकला की भी। और आपको मजे की बात बताऊं, एक मेजर साहब गिरफ्तार भी हुए थे और उनको हथकड़ी लगा के सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाता था। ये शायद आप में से बहुत कम लोगों को याद होगा, मगर वो मेजर साहब एक रिटायर्ड मेजर थे। और वो कौन थे? वो किसी ISI या किसी फौजी एजेंसी के नहीं थे, वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबराह थे, मेजर रिटायर्ड मसूद शरीफ, जिनको आप भी जानते हैं और हम सब जानते हैं। उनको हथकड़ी लगा के पेश किया जाता था। तो सुप्रीम कोर्ट तो इस हद तक जाती रही है इस मामले के ऊपर। अब दूसरी बात यह कि चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने खुद फुल कोर्ट इजलास नहीं, मैं फिर कहूंगा ये फुल कोर्ट मीटिंग की कोई आईनी हैसियत नहीं है। फुल कोर्ट कमरा अदालत में क्यों नहीं लगाई? क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा एक ऐसे ही मसले के ऊपर बैठे हैं अभी तक, और वो है ऑडियो लीक्स कमीशन, जिसने अभी तक अपनी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई। और उस कमीशन में ज्यादातर कन्वर्सेशन वो हुकूमत ने फॉरवर्ड की थी जिनका बराह रास्त ताल्लुक जो था जस्टिस मुज़ाहिर नकवी से बनता था। अब वो मुज़ाहिर नकवी साहब चले गए तो अब ऑडियो लीक्स कमीशन का इजलास भी नहीं हो रहा। अच्छा, अब तीसरी बात यह है कि हुकूमत ने और बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ने, दोनों ने मिलकर अपने आप को इस मामले से ऐसे डिस्टेंस कर लिया है, वो इस तरह कि अगर रिटायर्ड जज का कमीशन कोई रिपोर्ट या रिकमेंडेशन दे भी देगा तो उसके ऊपर अमल दरामद की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की नहीं होगी, वो उसके ऊपर अमल दरामद की जिम्मेदारी हुकूमत की होगी। और इस कमीशन का वही हशर होगा या हाल होगा जो हामिद मीर कमीशन का हुआ, सलीम शहजाद कमीशन का हुआ, हयातुल्लाह खान कमीशन की रिपोर्ट आज तक मंजरेआम पे नहीं आई, हामिद मीर की भी नहीं आई, और दीगर जो कमीशन हैं तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे तो एक कमीशन नहीं बना, कहीं भी कोई जुडिशियल ऑर्डर नहीं है। एक प्रेस रिलीज है जिसमें कहा गया कि वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई और ये तय हुआ कि इंक्वायरी कमीशन बनेगा। तो मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट भी अब बुरी तरह इसमें जो है फंसी है, क्योंकि अगर वो सो मोटो नहीं लेते या ये मामला जुडिशियल काउंसिल में नहीं उठाया जाता, जो कि बुनियादी तौर पे मकसद था उन 6 जजों का जिन्होंने मुखातब किया सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को और चीफ जस्टिस को, अगर ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला टेकअप नहीं होता तो फिर मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा जो है, उनकी जितनी भी शोहरत है, जितनी भी रेपुटेशन है, उसको बहुत सीरियसली डैमेज होगा, क्योंकि वो एक खास इंप्रेशन के तहत वो उन्होंने एक तारीख रकम की, खुद अपना केस करके, और उन्होंने भी इल्जाम लगाया था कि इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो उनकी प्राइवेट मालूमात FBI से और कलेक्ट कर रही हैं, बल्कि ARU जो एक रूल्स के तहत बनाया गया इदारा था उसके पास कोई अख्तियार नहीं था कि वो एक सुप्रीम कोर्ट और आला अदलिया के जजेस के खिलाफ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करे, जब ARU के पास अख्तियार नहीं था। और इतना सीरियस मामला था कि फुल कोर्ट ने बैठ के जस्टिस काजी फैज ईसा को जो है उनकी नौकरी जो है किस्म की बहाल की, उनके ओहदे पे उनको बहाल किया। तो ये 6 जजों के साथ जो हुआ ये तो उससे ज्यादा संगीन और घिनौना मामला है। और बज़ाहिर लगता नहीं कि ये कोई इस तरफ जाएगी, मतलब ऑब्वियसली अब डिपेंड करता है अगले 48 घंटों में प्रोसेस प्रोसीजर वगैरह क्या होता है।